नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुका है और देख सकते हो कि भाई बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग क्या तगड़ी लिस्टिंग हुई है। पर इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जिनको इसका आईपीओ नहीं मिला और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है 165 रुपये, क्या हमको इस प्राइस पे लेना चाहिए? क्या कल इस प्राइस पे अगर मिल जाए, यानी कि इसमें अगर अपर सर्किट नहीं लगे और ये अराउंड 160 165 इसी रेंज में घूमता रहे, तो क्या हमको ये स्टॉक ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मतलब क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों को आईपीओ नहीं लगा है और बहुत लोग अभी भी हाइप में है कि भाई ये स्टॉक हम ले ले डीमेट अकाउंट में, ज़्यादा नहीं 100-150 रुपये का है, क्या ये डिसीजन सही रहेगा गलत रहेगा? इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हो अभी इसका प्राइस चल रहा है 165 और लोगों ने मतलब सीरियसली बताऊं इसका काफ़ी हाइप बना दिया। जितना इसका हाइप नहीं है उससे भी ज़्यादा हाइप बना दिया। अब लोगों को बस दिख रहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस, पर उसके अगेंस्ट इसका एक प्लेयर भी खड़ा है जो कि काफ़ी बड़ा प्लेयर है और क्या बोलते कि इंडिया में उसका दबदबा है। और जो जब कोई कंपनी डूबती है ना तो सरकार उसको आगे कर देती है कि भाई जाके तू उस कंपनी को बचा दे। मैं बात कर रहा हूँ एलआईसी की। तो जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है सॉरी, एलआईसी की जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, यहाँ पे मैं आपको सर्च करता हूँ, ये इससे आगे, मतलब आगे मीन्स इसका भी मार्केट में दबदबा है हाउसिंग फाइनेंस में, और ये बजाज फाइनेंस से 5 गुना बड़ी है। इस बात का ध्यान रखना। यानी कि अगर लोग ये सोचेंगे कि इसका जैसे ये प्राइस अभी चल रहा है कितना, एक सेकेंड, ये बजाज, मैं सर्च कर लूँ इधर, क्या ये ऊपर ही था। अब लोग इसका ये सोचेंगे कि अभी 165 रुपये चल रहा है और ये सडनली 200 300 500 रुपया क्रॉस कर देगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। अभी ये लिसनिंग एंड ठीक है, लोगों का हाइप बना है, लोग इसकी बात कर रहे, चर्चा कर रहे, पर जिस दिन लोगों के मन से मतलब निकल गया बात, मतलब लोग बहुत जल्दी बातें भूल जाते, मतलब इसका भी हाइप बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और उस दिन भाई ये एक ही रेंज में काफ़ी समय से घूमता रहेगा। तो आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई, हमने जो डिसीजन लिया था इसको ख़रीदने का वो डिसीजन गलत था। इसका रीज़न भी है, मैं आपको बताऊँगा एग्जाम्पल के साथ। देखो ये अभी क्यों नहीं लेना चाहिए, इसका रीज़न ये है कि अभी इसका जो पीबी रेशियो है ना, वो मतलब प्राइस टू बुक जो रेशियो है वो भाई 9 से ऊपर चल रहा है। क्योंकि देखो इसका बुक वैल्यू कितना है 18 के आसपास और इसका प्राइस कितना 165, यानी कि इसका पीबी रेशियो कितना निकल के आता है 9 और 8 के आसपास निकल के आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। इस बात को ध्यान रखना। और जिसका पीबी रेशियो ज़्यादा रहता है फिर वो स्टॉक जल्दी चलता नहीं है। अभी इसके पहले बहुत सारी स्टॉक लिस्टेड हुए थे, काफ़ी उनका हाइप बना था, फिर वो अभी तक चले नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, पहला मैं टाटा टेक्नोलॉजी लेता हूँ। इसका कितना हाइप था कि टाटा ने बहुत समय बाद निकाला है, मतलब कुछ आईपीओ लाया अपने कंपनी का, और बहुत लोगों ने क्या किया कि यहाँ से वहाँ से मतलब अपने शेयर्स बेच दिए और कर्जे में पैसा उठाया और ये आईपीओ में लगाए। ठीक है, आईपीओ अच्छा, इस मतलब इसका जो लिस्टिंग गेन हुआ वो अच्छा हुआ, डबल हो गया था। पर अभी काफ़ी समय से भाई ये 1000-1100 देख सकते हो, ये 1213 1242 कुछ गया था। इसका ऑल टाइम हाई कितना है 1400। अब 1400 के बाद ये अब भाई देख सकते हो कितने टाइम से, ऑलमोस्ट अभी एक महीना हो, सॉरी 1 साल हो जाएगा, 1 साल में एक ही रेंज में घूम रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये बुक वैल्यू से भाई 9 टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, मतलब सॉरी 5 से 6 टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। कितना, सॉरी 15 टाइम ये ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से रीज़न, और इसका हाइप भी चला गया। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये कब नहीं चलेगा। सेम नायका के साथ भी हुआ था, देखो नायका के भी साथ हुआ था। ये बिफोर स्प्लिट का प्राइस है। ठीक है, तो ये भी देख सकते हो कि ये देखो जब से लिस्निंग हुआ तब से देख सकते हो, ये भी, इसका भी काफ़ी हाइप बना था। नायका में लोगों का आईपीओ में पैसा डबल हो गया था। लोग सोचे कि ठीक है ले लेते, ये 3000 होएगा 4000 होएगा, शायद कुछ 2000 पे हुआ था, फिर ये स्प्लिट हुआ था, वो मुझको याद नहीं। फिर बाद में देखो पारस डिफेंस एंड स्पेस, ये भी मेरे सामने ही मतलब लिस्ट हुआ था, मतलब मैं मार्केट में था उस समय। तो देख सकते हो कि इसका भी हाइप काफ़ी बना था कि भाई डिफेंस के लिए काम करता है, रॉकेट वॉकेट ये वो बनाता है, ऐसे वैसे बहुत मतलब बहुत चर्चा हुआ था भाई, मतलब समझ सकते हो। तो देख सकते हो कि इसका भी कुछ प्राइस 659 पे मतलब आईपीओ का प्राइस था, फिर ये 1200 के आसपास गया था कंटिन्यू अपर सर्किट लगा के, और फिर लोग समझ रहे थे कि ये 2000 जाएगा। उसके बाद देखो, देखते जाओ आप स्क्रीन पर देखो, बस ये देख रहे हो कैसे नीचे आता गया और अभी भी उसी रेंज में फंसा हुआ है। कब से? 2021 से लेके 2023 तक। तो देखो होता क्या है ना कि
अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ इधर है, ध्यान से सुनना, कंपनी का सेल्स ग्रोथ इधर है और क्या बोलते हैं कि कंपनी का हाइप इधर है। अगर कंपनी का हाइप यानी कि कंपनी का प्राइस, लोग उसमें हाइप में उसको बाय करते जा रहे हैं और स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहे हैं, अगर इधर है तो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ये यहाँ पे रह सकता है। पर कंपनी का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखना। तो धीरे 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 क्या होता है, कंपनी का जो प्राइस रहता है यानी कि जो हाइप रहता है वो नीचे आते जाता है, फिर वो सेल्स ग्रोथ को मैच करता है। फिर लोग क्या बोलते हैं कि हम तो इसमें ट्रैप हो गए। ट्रैप आप नहीं हुए, एक्चुअली आप समझ नहीं पाए स्टॉक के प्राइस को, स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट को। उसकी सेल्स ग्रोथ, उसकी औकात कंपनी की यहाँ पर है और आप उसको हाइप में यहाँ पे बाय कर रहे हो या यहाँ पे लेके जा रहे हो, और फिर बाद में उसका टाइम आता है नीचे आने का। बड़े लोग जब माल बेचते खाली करते, क्योंकि प्राइस ऊपर कब जाते हैं, जब लोग देखते कि बड़े लोग भी बाइंग कर रहे हैं, हम भी बाइंग करें। और बड़े लोग जो रहते हैं, जो म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टॉक पे, उनका रूल रहता है, मतलब वो रूल के हिसाब से चलते हैं। अगर उनके रूल में दिख रहा है कि भाई ये स्टॉक काफ़ी ओवर वैल्यू है, मुझे नहीं लेना है, तो भाई वो तुरंत बेच देंगे। अगर उनको पता भी है कि यहाँ से डबल होने वाला है तो भी नहीं रखने वाले वो अपने पोर्टफोलियो में, वो तुरंत बेच देते। तो वो रूल के हिसाब से चलते। तो अब हाइप में स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आ गया, वो समझ गए कि ये ओवर वैल्यू हो गया अभी स्टॉक, और लोगों ने काफ़ी इसमें हाइप बना दिया और ये कभी भी क्रैश होता है, क्रैश हो सकता है। तो वो माल बेचना चालू करते, तो स्टॉक का प्राइस सेल्स ग्रोथ से मैच कर लेता है। मतलब जितना उसका औकात रहना चाहिए वो वहीं पे आके ट्रेड करने लगते हैं, समझ गए ना। तो ऐसा रहता है। अभी देखो इसका 165 है, इसके आगे LIC हाउसिंग फाइनेंस भी है, इससे 5 गुना बड़ी है, वो 4 गुना बड़ी है। तो ये मत सोचना कि ये तुरंत LIC को पीछे छोड़ देगा और LIC इसको बोलेगा कि हाँ भाई तू आगे जा। तो ऐसा कुछ बहुत जल्दी नहीं होने वाला है। और इसमें अब बहुत लोगों का सवाल, मतलब बहुत लोग ये सोचते रहेंगे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो 165 रुपये का है और LIC हाउसिंग फाइनेंस कुछ 600 रुपये पे ट्रेड कर रहा है मेरे ख्याल से। तो बहुत लोग ये सोचते रहेंगे कि मैंने क्या बोलते कि बजाज का 150 रुपये का शेयर लेके 165 का लेके काफ़ी स्मार्ट वाला काम किया है, और जो यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस है ये 600 है, और जिसने 600 का लिया उसने मूर्खता किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपको बजाज, एक सेकेंड ना, रीज़न बताता हूँ कि इसका प्राइस इतना सस्ता क्यों है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसका प्राइस है 165 रुपीज़। यहाँ पे नीचे आते हैं तो देख सकते हो इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मार्केट में, 833 करोड़। कितने? 833 करोड़ है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे LIC हाँ देखो अभी LIC हो गया, इसका प्राइस है 681, उससे काफ़ी महंगा है, मतलब 4-5 गुना महंगा है। पर इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने? ओनली 55 करोड़। अगर ये स्प्लिट होता है, मतलब इसकी प्राइस आधा होती है, तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये कोई समझदारी अगर समझता रहेगा कि मैंने 165 और 150 रुपये का स्टॉक लेके काफ़ी समझदारी वाला काम किया है, और जिसने LIC 600, LIC हाउसिंग फाइनेंस जिसने 600-700 पे लिया है उसने मूर्खता की है। तो ऐसा मत समझना, ठीक है। अब बात रही कि क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस ख़राब है, ख़राब कंपनी हो गई, कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है। तो देखो ऐसा नहीं है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। काफ़ी अच्छा, काफ़ी तगड़ा ये बिज़नेस कर रही है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। और क्या बोलते कि ये ज़्यादातर होम लोन वगैरह, मतलब जिनको ये प्रोवाइड करते वो सैलरीड पर्सन को करते, जिनको सैलरी वगैरह आती है, और 88% रेवेन्यू उनको, मतलब ये उनके कस्टमर वही है जो सैलरी वगैरह इनको आती है। तो कैसा सैलरी से वो EMI वगैरह कट जाता है। तो काफ़ी ये सेफ प्ले करते, इस बात को ध्यान रखना। मतलब ये जो लोन देते ना वो जल्दी डूबता नहीं है। सैलरीड पर्सन है उनको देंगे, और क्या बोलते कि बहुत बैकग्राउंड वगैरह देख के देते कि प्रॉपर सैलरी आ रहा है कि नहीं, ये सारी बातें। तो ये तो काफ़ी सेफ प्ले कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो भी लाने की, पर हाल फिलहाल मैं ऊपर बात कर रहा हूँ ताकि लोग इसमें अभी फंसे नहीं भाई, मतलब इस हाइप में, ठीक है। और दूसरी बात, जिसको मिल गया है वो कभी नहीं बेचना। क्यों नहीं बेचना, उसका रीज़न भी देखो। 70 रुपये के हिसाब से तुमको मिला है, ठीक है, 70-60 रुपये के हिसाब से मिला है। तुम्हारा पैसा कितना लगा है? 14,000, 15,000। 14-15 हज़ार से तो तुमको कुछ घर और कुछ ज़मीन जायदाद और सोना तो ख़रीदना नहीं है, ठीक है। या तुमको क्या शॉपिंग करना है 15,000 में, या कुछ, मतलब कुछ बड़ी चीज़ तो तुमको मिल नहीं जाएगी 15,000 में। मेरे बोलने का मतलब ये है कि तुमको सोने का खदान मिल जाएगा, या कुछ बहुत बड़ी कार मिल जाएगी, या हीरा मिल जाएगा,
ऐसा कुछ तो मिलेगा नहीं 15,000 रुपये में। तो चुपचाप आप लेके बैठे रहो और इसको थोड़ा समय दो, कम से कम देखो 5 साल 4 साल समय दो, क्योंकि ये सारे जो बिजनेस है ना धीरे धीरे चलते पर कंटिन्यू चलते, मतलब चलते ही रहते, ये भले धीरे चलते पर लंबा चलते, इस बात को ध्यान रखना। तो ये ऐसे बिजनेस है, मतलब टाइम देना पड़ता है। और ये सेकंड मतलब लार्जेस्ट कंपनी हाउसिंग फाइनेंस में, इस बात को भी ध्यान रखना। LIC के बाद इसका ही नंबर आता है। तो बेकार बिल्कुल भी नहीं, एकदम तगड़ी है, मस्त है। पर इसका मतलब नहीं कि हाइप में इसको आप 165 पे खरीद लो। जिसको मिल गया IPO भाई उसको लेके रखो, और 15-16 हज़ार भी अगर क्या बोलते बेच दे या प्रॉफिट बुकिंग कर ले डबल में, तो 30-35 हज़ार में तो हमको कुछ चांद का टुकड़ा और ट्रैक्टर और बड़ी कार और ट्रक तो नहीं खरीदना है, और उस पैसे में उतना आएगा भी नहीं। 30 हज़ार की वैल्यू इतनी नहीं है। तो क्या करो, आप होल्ड करके रखो उसको, होने दो 3-4-5 गुना, आराम से टाइम दो, उसको भूल जाओ, उसको डीमेट अकाउंट में रख दो। अब ये काफ़ी समय से थोड़ा एक ही रेंज में घूमेगा, इस बात को भी ध्यान रखना। तो जिसको IPO लग गया वो परेशान मत हो जाना कि मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ क्या, मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ क्या। नहीं, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है। जो हाउसिंग फाइनेंस का ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, मतलब 20% सालाना ग्रोथ है, इस बात को ध्यान रखना। और आने वाले समय में बहुत बहुत लोगों के पास अभी भी घर नहीं है। जिसको अच्छा नौकरी मिल जाता है, जिसको 20,000 25,000 के ऊपर सैलरी वाला नौकरी लग जाता है, वो सीधा पहला घर लेने की सोचता है EMI पे। तो इस बात को भी ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा है, तगड़ा है। पर अभी के हिसाब से 165, जिनको IPO नहीं मिला है उनके लिए मैं बता दूं, उनको तो अभी इससे दूर ही रहना है। अगर इसमें कुछ मौका वगैरह बनेगा तो हम वीडियो बना के अपडेट ज़रूर कर देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल से बता देता हूँ, टाटा पावर काफ़ी अच्छी कंपनी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम 450 रुपये के स्टॉक को 1,000 रुपये में खरीद ले, ठीक है। समझ रहे हो ना, जिसकी जो वैल्यू है उस हिसाब से लेना चाहिए। फ्यूचर में क्या डिमांड आ रही है नहीं आ रही है वो फ्यूचर की बात है। लोग बोलते हैं ना फ्यूचर में 10 साल में पावर की काफ़ी डिमांड है। भाई 10 साल में कितने प्लेयर आने वाले हैं या आ जाएंगे, क्या पॉलिसी निकलेगी, कितनी सरकार चेंज होगी, पावर के लिए कुछ अलग पॉलिसी निकल जाएगी, क्या हो जाएगा, किसने नहीं देखा है। तो उतना दूर सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो करंट रेट पे अपने को लग रहा है कि टाटा पावर 400 पे सही है तो हम 400 पे लेंगे, 1,000 पे नहीं लेंगे। तो उस हिसाब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे ठीक है, फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, और इनका जो बिज़नेस है कभी रुकने वाला नहीं है, और काफ़ी ये सेफ प्ले करते हैं अपने बिज़नेस पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको 165 170 और हाइप में अगर ये 200 भी चला जाए तो हम 200 में ले तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ, और जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना।